बच्चों बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर में कॉस्टिंग के पेपर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देख रहे थे। इससे पहले आपने कॉस्टिंग में जो चैप्टर्स देखे हैं वो आपको पता ही होगा। कॉस्टिंग का पेपर आपका ये बीएसटी का पेपर 1 है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ने कॉस्ट क्या होता है, लागत क्या होता है, इसको देखा, कॉस्ट शीट देखी। उसके बाद हमने जो है अलग अलग टाइप की जो है मटेरियल, लेबर और जो 3 एलिमेंट्स हैं इसके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इनको आपने चैप्टर्स में देखा। इसके बाद में हमारी जो है कॉस्टिंग के मेथड्स हैं आपके कोर्स में, तो वो हमने देखे। यूनिट आउटपुट देखा सबसे पहले, उसके बाद में जो हमने जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट देखा है। इसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और फिर रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये आपके जो है टोटल कोर्स है। तो 2-3 चैप्टर्स इसमें और रहते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मैंने आपको बताया था बच्चों कि किस प्रकार से वर्क सर्टिफिकेशन होगा। मैं आज उसको पहले समझा के फिर एक एग्जाम्पल आपको दूंगी इसका, कि किस प्रकार से वर्क सर्टिफिकेशन होता है, क्या होता है। ये है बच्चों, ठेका जो होता है वो या तो 1 साल में पूरा हो जाता है। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था पार्ट 5 में वही देखा था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में पूरा हो गया, तब तो आप प्रॉफिट की गणना कर लेते हैं। तब वर्क सर्टिफिकेशन की बात इतनी नहीं आती है। वर्क सर्टिफिकेशन तो उसमें भी होगा, लेकिन वहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट आप 1 साल में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आपका क्योंकि ठेका पूरा हो रहा है, लेकिन मान लीजिए ठेका अगर 1 से ज़्यादा वर्षों के लिए है और आगे चलने वाला है, तो फिर क्या होता है कि ठेकेदार को जो पैसा आप कैसे देंगे, उससे पैसा आप तभी दे सकते हैं जबकि जितना काम हुआ उसका सर्टिफिकेशन हो जाए, वर्क सर्टिफाइड हो जाए। तो उसके काम को सर्टिफिकेशन के लिए एक आर्किटेक्ट होता है, वो जाकर के देख के आता है कि भाई कितना काम हुआ ठेके पर, और उसके हिसाब से फिर जो है उसको पेमेंट किया जाता है। अब वर्क सर्टिफाइड जो होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे वर्क सर्टिफाइड आपने किया, उसके बाद भी हो सकता है साल के एंड तक कुछ वर्क अनसर्टिफाइड भी रह जाए। तो वर्क सर्टिफाइड के बेस पे आप उसको जो है पेमेंट करेंगे। मतलब टोटल 100% आपका काम हुआ है जो साल भर में, साल पूरा नहीं, जैसे मतलब जितना जो भी काम है उसको अपन 100% मान रहे हैं, तो उसका वर्क सर्टिफाइड 80% हो सकता है, 20% हो सकता है अनसर्टिफाइड भी रहा हो, लास्ट में जिसका सर्टिफिकेशन नहीं मिला हो। तो जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसके बेस पे उसे पेमेंट किया जाना है। वर्क सर्टिफाइड का रेशियो देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो इसके पहले वाला आपका पॉइंट ये आता है कि अगर वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से भी कम हुआ है, यानी जैसे आपका जो ठेका है वो 10 लाख का है और 10 लाख का जो 25% होता है 2.5 लाख, लेकिन आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड केवल 1 लाख का ही हुआ है, तो आप उसे किस बात का पेमेंट करेंगे। तो आप उसको प्रॉफिट की गणना नहीं करके उसको जो है पूरा ही अपने जो है वर्क इन प्रोग्रेस में ही जो है पैसे को रहने देंगे और उसको प्रॉफिट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए कि वर्क सर्टिफाइड जो उसका 25% से ज़्यादा हो गया है, तो फिर उसका जो है 1/3 पोर्शन आप ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर उससे ज़्यादा है तो ये इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगी। मतलब 1/4 से कम होने पर नहीं करेंगे, 1/4 से ज़्यादा, और अगर आपका उसके आधे से कम है तो आप 1/3 करेंगे, और अगर आधे से भी ज़्यादा है तो 2/3 पार्ट वर्क सर्टिफाइड का रेशो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से उसका 2/3 जो है पोर्शन आप प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम इसमें अभी देख रहे हैं कि उसका ठेका कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है और कितना वर्क सर्टिफिकेशन, ये रेशो हम देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में आपको दिया 1 लाख का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया आपको 5 लाख की, ठीक है। तो अब इसका अपने को कंप्लीट करना है, इसका ठेका खाता बनाते हुए, और 5 लाख का 25% होता है 1.25 लाख रुपए, लेकिन अपना वर्क सर्टिफाइड हुआ है 1 लाख का। दैट मीन्स 25% से कम वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाएगा। तो अपन इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। आपको पता ही है कि डीआर साइड में खर्चे लिखने, आपको मटेरियल हुआ 50,000 का, प्लांट आपको हुआ 1,25,000 का, है ना। प्लांट का ध्यान रखिएगा बच्चों, इधर इशूड लिखा है लिखेंगे, और सीआर में अगर आप एट साइट लिख देते हैं दैट मीन्स आप डेप्रिसिएशन उसका खर्चा ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा इसका जो नेचर है वो नहीं बदलेगा। हमारे अकाउंट का नेचर क्या है, कंसाइनमेंट की तरह, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में खर्चे और क्रेडिट में जो आपकी इनकम्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आप दिखा रहे हैं प्लांट के बाद में डायरेक्ट लेबर आपका लगा है, इनडायरेक्ट लेबर लगा है और ओवरहेड्स लगे हैं, ठीक है। इधर बाय साइड में आपने मटेरियल एट साइड दिखा दिया और बाय प्लांट एट साइड दिखा दिया। तो डिफरेंस आपका आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, कि इसका बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गया। आपके पास में बैलेंसिंग फिगर है आपका 1,18,650 रुपये आपका WIP रहा। इधर अपने वर्क सर्टिफाइड का रेशियो देखिए, वर्क सर्टिफाइड 1 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है, तो ये इसका 20% ही होता है ना, यानी 1/4 से कम सर्टिफाइड हुआ है। अतः अर्जित लाभ की राशि जो है वो अपन को PNL अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करनी है। उससे आप क्या करेंगे, अभी काम को अधूरा मानते हुए वर्क इन प्रोग्रेस में ही अपना उस पैसे को रखेंगे। अर्थात आपका WIP का मूल्यांकन आपने लागत मूल्य के आधार पर करके उसको शो कर दिया है।
ठीक है। और नीचे इसमें मैं इसकी जो आपके ये है बताया हुआ ये इसमें नेक्स्ट वाले में इसके हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर वर्क सर्टिफाइड एक चौथाई से ज़्यादा हुआ हो लेकिन आधे से कम है तो 1/3 ट्रांसफर करेंगे, और अगर आधे से ज़्यादा वर्क सर्टिफाइड हो गया तो फिर हम 2/3 पोर्शन जो है उसका P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, उनमें किस प्रकार से जो है उसके लाभ की राशि को ट्रांसफर किया जाए। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ एक आध मद और थी, कैश रिसीव था, उसको हमने नहीं लिखा क्योंकि इसकी यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं है। हमें आवश्यकता वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसकी आवश्यकता है। ऐसे वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारी मदें जो आपके अकाउंट में काम आ जाए। इन दोनों मदों की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है, उनको नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको जो दिया है, इस प्रकार से आप बच्चों इसके क्वेश्चन और करते रहिए, क्योंकि मैं तो आपके 4 या 5 या 6 क्वेश्चन बता सकती हूँ चैप्टर में, हमें सिलेबस भी टाइम पे पूरा करना है। तो आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए, और अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो मुझे नंबर मेरा आपके पास में होगा ही, और नहीं है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझे आप जो है इस पर अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ही बच्चों, वहाँ पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।